करेंगे इस प्रोग्राम की। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। हुकूमत साजी के सिलसिले में एनडीए की आज अहम मीटिंग। जम्मू कश्मीर में मौसम में आई तब्दीली, शबाना दर्जा हरारत में गिरावट। सियाती मकाम गुलमर्ग में आतिशज़दगी का एक वाकया पेश। पहाड़ के ऊपर वाकया एक मंदिर आग में जलकर खाकसतर। उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग शिव मंदिर में आग लगने के वाकये पर अफसोस का किया इजहार। माहौल का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है, आने वाली नस्लों के लिए माहौल को बचाना जरूरी, मनोज सिन्हा की तरफ से कहा गया। तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ, जहां पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 8 जून को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हल्फ उठाएंगे। हल्फ की तकरीब जो है राष्ट्रपति भवन में होने का इम्कान बताया जा रहा है। तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हल्फ उठाएंगे और जहां पर 7 जून को एनडीए की पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग की जाएगी, जिसके बाद 8 जून को पीएम मोदी तीसरी बार हल्फ उठाएंगे। एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी 8 जून को हल्फ उठाएंगे और तकरीब राष्ट्रपति भवन में होने का इम्कान बताया जा रहा है और तीसरी बार मोदी वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ उठाएंगे। ये खबर सामने आ रही है 7 जून को। इससे पहले 8 जून को हल्फ उठाएंगे, लेकिन 7 जून को एनडीए पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग भी की जाएगी, जिसके बाद 8 जून को पीएम मोदी तीसरी बार हल्फ उठाएंगे। ये खबर सामने आ रही है और आज भी देखने को मिला है कि आज भी एनडीए की तरफ से एक मीटिंग की गई है और कहा जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद जो है नई सरकार के सिलसिले में आज जो है अहम मीटिंग की गई है। हुकूमत साजी के सिलसिले में आज एनडीए की भी अहम मीटिंग की गई है और 7 जून को भी एक मीटिंग होगी और उसके बाद 8 जून को नरेंद्र मोदी हल्फ उठाएंगे। एक खबर जो है वो सामने आ रही है और आज की जो मीटिंग थी एनडीए की मीटिंग में, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो है सदारत कर रहे थे आज की इस मीटिंग में, जिसमें काफी लीडर्स भी मौजूद थे और इसी पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर ज्वाइन कर चुके हैं। इशफाक जी बताएगा कि क्या कुछ जानकारी है जहां पर आज भी अहम मीटिंग देखने को मिली और 7 जून को भी अहम मीटिंग हो गई और 8 को बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है हल्फ उठाएंगे। क्या कुछ जानकारी है, तफसील बताएगा। देखिए, आज मरकजी काबीना का एक अहम तरीन इजलास हुआ जिसमें एक बड़ा फैसला लिया गया कि 17वीं लोकसभा को तहरीर किया जाए, उसकी रिकमेंडेशन दी गई और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो सदर हिंद के पास चले गए और उन्हें मरकजी काबीना की वो दरख्वास्त दी, जिसके बाद तहलील कर दी गई 17वीं लोकसभा। ये अभी तक का पहलू है। लेकिन उसके बाद जब एनडीए और इंडिया अलायंस की बात करते हैं तो एनडीए और इंडिया अलायंस आज का दिन इंतहाई अहम है, क्योंकि 2 बड़ी महत्वपूर्ण बैठक्स होने वाली है, 2 बड़ी मीटिंग्स होने वाली है और दोनों मीटिंग्स गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर है। जहां एनडीए की हम बात करें जो एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ इस वक्त आगे बढ़ रही है और तीसरी मर्तबा प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो हल्फ उठाने जा रहे हैं और हमारे जो जराया हमें बता रहे हैं कि ये जो तीसरी बार हल्फ उठाएंगे ये 8 जून को होगा और ये जवाहरलाल नेहरू जो पहले वजीर-ए-आज़म थे उसके बाद अब नरेंद्र मोदी साहब होंगे जो इस तरीके से कंटिन्यूअसली तीसरी मर्तबा हल्फ उठाएंगे मरकजी काबीना के अंदर और बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से वो हल्फ लेंगे। इससे पहले आपको याद होगा कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है और जो इंडिया ब्लॉक है, दोनों लगातार ये कोशिशें कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ लिया जाए और यही वजह है कि एक खबर आ रही है कि 7 तारीख को एनडीए जो है उनकी एक अहम तरीन मीटिंग होनी है जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर है। 8 तारीख को फिर ओथ सेरेमनी होगी। उससे पहले एक मीटिंग और एक है जिसमें तमाम फॉर्मेशन को स्टैंड किया जाएगा कि कौन सी पार्टी को कितने बर्थ मिलेंगे, कितनी काबीना की पोस्टें मिलेंगी। अभी जो हमारे पास खबर आ रही है वो जेडीयू के हवाले से आ रही है और चंद्रबाबू नायडू के हवाले से आ रही है जो लगभग 3-3 सीटें मांग रहे हैं और देखना होगा कि जब ये बातचीत आगे बढ़ेगी आज शाम को तो किस तरीके से वे आउट जो है वो बाद में निकल सकता है। तो ये तो थी गवर्नमेंट फॉर्मेशन के हवाले से बात और प्राइम मिनिस्टर मोदी के हवाले से बात। लेकिन इंडिया इत्तेहाद का भी अहम तरीन इजलास है जहां मुख्तलिफ लीडर जो है वो दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली आते आते वो ये दावा पेश कर
कर रहे हैं कि गेम चेंज हो गया है, एनडीए गवर्नमेंट नहीं बना सकती है, इंडिया अलायंस गवर्नमेंट बनाएगी। लेकिन अब सबकी नजरें जो है वो प्रेसिडेंट हाउस पर भी लगी है, जहां से समरी जारी की जाएगी कि किसको पहले बुलाया जाएगा, क्योंकि शाम तक ये पूरा क्लियर होगा कि इंडिया अलायंस ने क्या किसी और को अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल की या नहीं, और क्या वो उस 300 के मैजिकल फिगर तक आ पाएंगे या नहीं, एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन फिलहाल एक कंफर्टेबल जोन है बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए, जो 8 तारीख को अपनी नई हुकूमत बनाते हुए नजर आ रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर जानकारी देने के लिए, जहां पर कहा जा रहा है कि 8 जून जो है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो है हल्फ उठाएंगे। और हमारे जो है एग्जीक्यूटिव एडिटर आपको जानकारी भी दे रहे थे कि आखिर क्या कुछ पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक रखने की कोशिश की है। और कहा जा रहा है कि आज एनडीए की तरफ से जो अहम मीटिंग है वो की गई है और इंडिया अलायंस की तरफ से भी आज जो है अहम मीटिंग होगी। तो चलिए, जहां पर कल देखने को मिला कि जिस तरीके से लोकसभा इंतखाबात के चुकल नताइज आए और हर कोई इंतजार कर रहा था कि आखिर जितने कैंडिडेट्स हैं किसकी जीत सामने आई है। और कल भी देखने को मिला कि जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें या फिर लद्दाख यूटी की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर यूटी में जो 5 सीटें थी और लद्दाख में भी 1 सीट थी, और कौन कौन से कैंडिडेट्स की जो जीत हासिल हुई उस हवाले से आपको जीएफ के ग्राफिक्स के थ्रू जो है आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस किस कैंडिडेट ने हिस्सा लिया था और किसकी जीत सामने आई है और उनसे पहले उनका क्या कुछ करियर था। और जहां पर सबसे पहले राजौरी अनंतनाग की बात करेंगे तो वहां से मियां अल्ताफ अहमद की जो है वो जीत हासिल हुई है। मियां अल्ताफ के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देंगे। मियां अल्ताफ अहमद लारवी रूहानी पेशवा मियां बशीर अहमद लारवी के छोटे बेटे हैं। मियां अल्ताफ 1932 में कायम होने वाली समाजी सियासी तंजीम गुजर जट कॉन्फ्रेंस के बानी सदर मियां निजामुद्दीन के पोते हैं। मियां अल्ताफ जो है 1997 में बाबा नगरी कंगन गांदरबल कश्मीर में पैदा हुए हैं और इसके अलावा वो जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में 5 बार मुंतखब भी हुए हैं। मियां अल्ताफ के खानदान की एक तोइल सियासत हैसियत है, जहां पर ये देखने को मिल रहा है कि उनके दादा मियां निजामुद्दीन जो है 1992 से लेकर 1967 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए भी रहे हैं। उनके वालिद मियां बशीर अहमद ने कहा जा रहा है कि 1987 तक जो है वो कंगन हल्के की नुमाइंदगी और वजीर भी रहे हैं। और इसके अलावा मियां निजामुद्दीन लारवी, मियां बशीर अहमद लारवी और मियां अल्ताफ अहमद जब भी इन्होंने सियासत में कदम रखा है या आज तक कोई भी इलेक्शन नहीं हारे हैं। मियां अल्ताफ अहमद जम्मू कश्मीर में जंगलात, माहौलियात और के वजीर रह चुके हैं। 2 बार जम्मू कश्मीर में काबीना वजीर भी रह चुके हैं। उन्होंने अपनी पहली मुद्दत 1996 में वजीर आला फारूक अब्दुल्ला के तहत और दूसरी मुद्दत वजीर आला उमर अब्दुल्ला के तहत काबीना के तौर पर की है, यानी कि 2 बार जो है कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और ये मियां अल्ताफ की बात करें, अनंतनाग राजौरी हल्के से ये जो है वो कल कामयाब हुए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे श्रीनगर की, तो श्रीनगर में भी देखने को मिला कि आगा सईद रूहोल्ला की जो है वो जीत देखने को मिली, जिसके बाद श्रीनगर में भी काफी जश्न देखने को मिल रहा था। उसके हवाले से भी आपको जानकारी देंगे कि आखिर इनकी क्या कुछ डिटेल्स है। आगा सईद रूहोल्ला मेहदी जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले एक भारतीय सियासतदान है। वो अपने वालिद आगा सईद मेहदी के बाद आने वाले एक मशहूर शिया आलिम भी हैं। वो साबिक एमएलए बडगाम के साथ साथ साबिक काबीना वजीर भी रहे हैं। जुलाई 2020 में उन्होंने एनसी के चीफ तर्जुमान के ओहदे से इस्तीफा भी दे दिया था। आगा सईद रूहोल्ला ने बडगाम हल्के से 3 बार कानून साज असेंबली के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है। रूहोल्ला मेहदी आगा सईद मुस्तफा के पोते, अंजुमन शरी शिया के सदर आगा सईद हसन अल सूफी अल मूसवी के भतीजे हैं। रूहोल्ला मेहदी ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की है। इसके अलावा रूहोल्ला मेहदी ने 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए श्रीनगर लोकसभा सीट से कागजत नामजदगी भरी थी और वो कामयाब भी हुए हैं। और जहां पर आपको ये श्रीनगर सीट के हवाले से बात जो है वो करे थे, आगा सईद रूहोल्ला ने जीत है वो हासिल की है। और उसके अलावा बारामूला की बात भी करेंगे कि आखिर वहां पर किसने जीत दर्ज की है। और कल देखने को मिला एक हिस्टोरिक मोमेंट था, जहां पर पहली बार देखने को मिला था कि जो एक कैंडिडेट जो है जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल की थी, जो खुद जेल में थे, लेकिन कल उन्होंने जीत जो है वो दर्ज की है। इंजीनियर शेख अब्दुल रशीद का नाम सामने आ रहा है, जो कि बारामूला
हल्की की बात करेंगे, वहां से कामयाब हुई है, उनकी क्या कुछ डिटेल्स है उस हवाले से आपको भी बताएंगे। इंजीनियर शेख अब्दुल रशीद हंदवाड़ा के लंगेट हल्के में साबका रियासत जम्मू कश्मीर एमएलए में कानून साज असेंबली के साबिक रुकन हैं और रशीद फिलहाल बारामूला लोकसभा हल्के से मेंबर पार्लियामेंट भी है। वो जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद पार्टी के बानी और सरपरस्त भी रहे हैं और क्या कुछ इसके हवाले से डिटेल्स है वो भी आप तक रखेंगे। जहां पर इनका करियर क्या कुछ रहा है, सियासी करियर क्या कुछ रहा है। रशीद ने 2008 में कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के करियर को छोड़कर सियासत में कदम रखा और उसके बाद 2008 से लेकर 2014 के दोनों कानून साज असेंबली इंतखाबात में लंगेट हल्के से आजाद उम्मीदवार के तौर पर कामयाबी हासिल की है। इंजीनियर रशीद ने इसके बाद जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद पार्टी कायम की। दहशतगर्दी के माली मावनात के इल्जाम में कैद का सामना करने के बावजूद उन्होंने 2024 के लोकसभा इंतखाबात में साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला पर नुमाया कामयाबी हासिल की है। इंजीनियर अब्दुल रशीद गैर कानूनी सरगर्मियों के तहत दहशतगर्दी के फंडिंग के इल्जाम में 5 साल से तिहाड़ जेल में है। अभी भी वो वहीं पर मौजूद है। वो अवामी इत्तेहाद पार्टी की क़यादत जो है वो कर रहे हैं और उसके बाद इन्होंने 2024 में जो है नॉमिनेशन फाइल किया और कल देखने को मिला कि उनकी जीत जो है वो दर्ज की गई। और उसके अलावा उधमपुर सीट की भी बात करेंगे जहां पर जितेंद्र सिंह जो है वहां से उन्होंने जीत हासिल की है और जितेंद्र सिंह का क्या कुछ करियर रहा है और उनकी क्या कुछ डिटेल्स है उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे ग्राफिक्स के थ्रू। जितेंद्र सिंह एक हिंदुस्तानी सियासतदान है और इसके अलावा वो एक फिजिशियन भी रहे हैं। वो साइंस और टेक्नोलॉजी के वजारत के वजीर ममलिकत और वजीर आजम के दफ्तर के वजीर ममलिकत भी रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं और जम्मू कश्मीर के मरकजी इलाके के चीफ तर्जुमान भी रहे हैं। उन्होंने 16वें लोकसभा और 17वें लोकसभा के लिए हिंदुस्तान आम इंतखाबात 2024 और 2019 में सबसे ज्यादा वोटों के साथ उधमपुर में सीट जीती है। मेडिकल डॉक्टर होने के अलावा इन्होंने अखबार के कलम निगार के तौर पर भी काम किया है और इसके अलावा इस बार देखने को मिला डॉक्टर जितेंद्र की जीत जो है वो दर्ज की गई लेकिन काफी ज्यादा कम वोट जो है इनको पड़े हैं पिछले बार के मुकाबले। और इसके अलावा आप जम्मू की भी बात करेंगे कि जम्मू सीट पर जो है जुगल किशोर उन्होंने जीत दर्ज की है और जहां पर बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं जुगल किशोर। और कल देखने को मिला कि कल जम्मू जो सीट थी जम्मू रियासी सीट पर जुगल किशोर जो है वो कामयाब रहे और उनके हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे कि आखिर उनका क्या कुछ करियर रहा है। जुगल किशोर जो जम्मू कश्मीर में 2024 के भारतीय आम इंतखाबात के बाद लोकसभा के रुकन थे। जम्मू के हल्के से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब हुए और जम्मू और कश्मीर में 2019 के हिंदुस्तानी आम इंतखाबात में जम्मू के हल्के से लोकसभा रुकन के तौर पर दोबारा मुंतखब हुए हैं। वो आरएसएस के कारकुन भी हैं और इसके अलावा जुगल किशोर रमन भल्ला को जो है उन्होंने कल शिकस्त दी और बताया जा रहा है कि एक 1.24 लाख वोटों के फर्क से उन्होंने शिकस्त जो है रमन भल्ला को दी है। भारतीय जनता पार्टी को जम्मू लोकसभा सीट को बरकरार रखा है तीसरी बार। 2014 के बाद अब देखने को मिल रहा है कि लगातार तीसरी बार जम्मू सीट पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज हुई है। और जहां पर जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये सारे जो कैंडिडेट्स थे जिनकी जीत दर्ज हुई है जम्मू कश्मीर सीट से। और अब लद्दाख की भी जरा बात करेंगे जहां पर हाजी हनीफा जान ने जो है वो अपनी जीत दर्ज की है और उनके हवाले से क्या कुछ जानकारी है आप तक रखेंगे ग्राफिक्स के थ्रू। हाजी हनीफा जान 2024 के लोकसभा इंतखाबात में लद्दाख से आजाद उम्मीदवार थे। इब्तदाई तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुश्तरका तौर पर नामजद किया गया था। उन्होंने करगिल जिले के कांग्रेस लीडरों से नुमाया हमायत हासिल की है। और इसके अलावा हनीफा जान की बात करेंगे, इससे कबल कारगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल के सरबराही भी ये कर चुके हैं और लद्दाख की जो सीट थी वहां से ये नॉमिनेशन उन्होंने फाइल किया था और कल देखने को मिला कि इनकी जीत भी दर्ज की गई। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे जहां पर वादी के सयाती मुकाम गुलमर्ग में आतिशजिदगी का एक वाकया पेश आया है जिस दौरान एक पहाड़ी के ऊपर वाक़या एक मंदिर में आज सुबह एक आग लग गई और उस मंदिर में आग लग गई और कहा जा रहा है काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। और कहा जा रहा है कि आज सुबह सवेरे ही अचानक में इस मंदिर में आग नमूदार हुई जिसने भयानक शक्ल इख्तियार करते हुए पूरे मंदिर को अपने लपेट में ले लिया है।
इस वक्त हम मौजूद हैं सयाहती मुकाम गुलमर्ग में, क्योंकि सयाहती मुकाम गुलमर्ग में यहाँ पर रात के दौरान महारानी टेम्पल, आप बिल्कुल मेरे पीछे देख सकते हैं कि इसी महारानी टेम्पल में इस वक्त मौजूद है, और जहाँ पर जो रात के 4 बजे के करीब यह बताया जा रहा है कि इसमें अचानक आग नमूदार हुई है, और आग नमूदार होने के बाद जो यहाँ पर इसके रख रखाव करते हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस और यहाँ पर फायर सर्विस को मुतला किया, और उसके बाद में आनन फान यहाँ पर मकामी लोग और फायर सर्विस ने बर वक्त इस यहाँ पर कार्रवाई की और इसमें आग बुझाया। और अगरचे ये भी कहा जाता है कि आग बुझाया तो गया है, लेकिन इस आग की लपेट ने पूरे इस मंदिर में जो भी साजो सामान था वो राख की ढेर में तब्दील हुआ। और कुछ विजुअल्स में भी हम आप दिखा सकते हैं कि इस वक्त भी अगरचे सयाहती मुकाम गुलमर्ग में सयाहों की काफ़ी तादाद मौजूद है, ताहम मकामी लोगों से जब हमने बात की और यहाँ पर जो मंदिर के रखरखाव के लिए काम करते हैं उनके से हमने बात की तो उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द इस मंदिर को दोबारा से तामीर किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस सयाहती मुकाम गुलमर्ग की बात करेंगे, यहाँ पर न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सयाह जब गुलमर्ग प्रवेश करते थे, यहाँ पर आते थे, तो सबसे पहले वो इसी मंदिर पे हाजिरी देने के लिए आ रहे थे। लेकिन जहाँ तक हम मुसलमान बरादरी और पंडित बरादरी की बात करेंगे, कहीं ना कहीं आज दिन में जो जितने भी लोग हैं वो काफ़ी गम में हैं, और यहाँ पर इंतजामिया से गुजारिश कर रहे हैं कि इस मंदिर को जल्द से जल्द तामीर किया जाना चाहिए और उसी तर्ज पर तामीर किया जाना चाहिए, और इसी मुकाम पर अब दोबारा से ये मंदिर जल्द से जल्द बनना चाहिए, ताकि यहाँ के जो लोग हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर आते थे, क्योंकि अब आने वाले दिनों में जहाँ अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है और काफ़ी तादाद में यहाँ के लोगों की उम्मीद थी कि जब यहाँ पर यात्रा शुरू होती थी तो बेशतर श्रद्धालु सयाहती मुकाम गुलमर्ग के इसी महारानी टेम्पल पे जो हाजिरी देने के लिए आते थे, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर इंतजामिया को जल्द से जल्द ये महारानी टेम्पल जो है दोबारा तामीर करना चाहिए। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग। तो चलिए, जिसके चलते उमर अब्दुल्ला ने भी गुलमर्ग शिव मंदिर में आग लगने के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है, और उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, जहां पर आपकी स्क्रीन पर भी ट्वीट की जो उन्होंने ट्वीट किया है उसके हवाले से आपको बता रहे हैं, जहां पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बहुत अफसोस हुआ, और उन्होंने साथ साथ उन्होंने कहा कि मशहूर शिव मंदिर को शदीद नुकसान पहुंचा है। और उन्होंने ये भी लिखा ट्वीट करते हुए कि एक्स की बात करेंगे, वहां पर उन्होंने ट्वीट की, उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इंतजामिया जल्द से जल्द आग लगने की वजह की मालूमात भी सामने लाएगी। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो अजीम मजहबी सियासी अहमियत का जो मुकाम है उसे जल्द से जल्द तामीर किया जाए। उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये आज ट्वीट किया गया, जहां पर बात करेंगे इस मंदिर की। इस मंदिर में आग लग गई और कहा जा रहा है कि आग लगने की वजह जो है अभी मालूम नहीं हुई है, लेकिन आग लगने की वजह से जो मंदिर है उसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, जिसको लेकर उमर अब्दुल्ला की तरफ से ट्वीट किया गया, और उन्होंने कहा कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसे फिर से तामीर भी किया जाएगा। आलिम योम माहौलियात के मौके पर जम्मू कश्मीर के महकमा जंगलियात ने टाइगर हॉल श्रीनगर में जमीन की बहाली खुश्क साली से बचने की थीम के तहत आलमी जंगलात मनाया। इस मौके पर फाइनेंशियल कमिश्नर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी धीरज गुप्ता ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि माहौल को बचाना हम सबका फर्ज है और सभी को माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना रोल अदा करना होगा, जबकि माहौलियात के बचाव के लिए लोगों को आगाह करना, जानकारी देना भी ज़रूरी है, ताकि आने वाले नस्लों के लिए हमें माहौल बचाने को देखने को मिले। मेरा जो मॉडल बनाया है कि हम टू रिड्यूस पॉलिथीन टू मेक एन इनोवेटिव आइडिया। मैंने उसमें क्या किया है, जो पॉलिथीन हम देख रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में, बहुत सारा पॉलिथीन आजकल जो एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है, इसको मैंने एक शेप दी है कि मैं इस पॉलिथीन को कन्वर्ट किया है इको ब्रिक में। आप देख सकते हो, ये मैंने एक इको ब्रिक बनाई है। इस पॉलिथीन को चेंज करके मैंने एक इको ब्रिक बनाई है। अगर हम देखें इस इको ब्रिक की बात करें तो इस इको ब्रिक का बहुत ही एडवांटेज है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल ब्रिक जो हमारी सोसाइटी में चल रहे हैं आजकल। इसका जो प्राइस भी रहता है वो बहुत कम रहता है एज कम्पेयर टू दिस ब्रिक, और इसकी जो हार्डनेस रहती है वो भी अच्छी खासी रहती है। एज वी कैन सी पुअर पीपल कैन इजीली अफोर्ड इट। दिस ब्रिक ओनली प्राइस इज 2 to 3 rupees only one brick, as original brick price is almost 10 to 15 rupees. So मेरा जो मोटिव ये है कि हम कैसे इस पॉलिथीन को रिड्यूस करके एक अच्छा सा चीज बना सकते हैं और एनवायरनमेंट पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, मेरा नाम हदीका जलाल है। तो मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी रैनावारी से हूँ
और आज हम टैगोर हॉल पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करने आए हैं और यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स जो है वो हमें सब में हेल्प करने के लिए आए हैं। क्या मॉडल आपने बनाया और क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं? Okay, तो हमारा मॉडल जो है it is basically a stereotype that I can say that is basically based on land restoration. So what actually happened that at Government Higher Secondary Renavari, this was basically due to the formation, or we can say due to the making of the girls hostel over there. There was a lot of constructional waste that was generated, and hence it was put on a piece of land that was behind our school. So we at our school, we took an initiative in which we kind of took out all that waste from with the help of JCBs, and the teachers, they literally dig the part of there and took out these waste particulars. I would like to mention our senior lecturer, that is Mr. Khurshid, and our EVS senior lecturer, that is Ms. Iram, and we have our PO officer, that is Mr. Gawar Khurshid. Under these persons we had taken this, and all the students contributed to this, and today you can see that from a wasteland we actually contributed and made a fertile land. So this is the message that India has approx 50 million hectares of wasteland, and if everyone takes the initiative of for making these wasteland into a fertile land, India will be a very beautiful in the future days. देखिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल यूएनईपी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम होता है जो सारे विश्व में एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए इससे जुड़े हर इंसान, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर एनजीओ को साथ लाकर एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा करके जागरूकता बढ़ाने के लिए और उसके सपोर्ट में, एनवायरनमेंट के बचाने के सपोर्ट में कारकर्दगी करने के लिए किया जाता है। इस बार का जैसे बताया आपने देखा, बच्चों ने बहुत सुंदर क्रिएटिव अपने मॉडल्स बनाए हैं। डिजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है, फॉरेस्टेशन के लिए क्या करना है, लाइफस्टाइल किस तरीके से, मिशन लाइफ के ऊपर बात करी है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट में छोटी छोटी क्या चीज़ें हम अपना सकते हैं उसकी बात करी है। सो ज़रूरत इस बात की है कि जहाँ पर सरकार वैश्विक स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, यूटी के स्तर पर, पॉलिसी लेवल पे डिफरेंट प्रोग्राम्स यौम माहौलियात जो है आज पूरे दुनिया भर में मनाया जा रहा है, और जिसके चलते आज देखने को मिला कि स्कूली बच्चों की तरफ से भी आज शिरकत की गई। और तराल की बात करेंगे, तराल के मुख्तलिफ स्कूलों की जानिब से भी आज बस स्टैंड तराल से इंडोर स्टेडियम तक एक रैली का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत तहसीलदार तराल मोहम्मद इमरान ने की। रैली में बच्चों ने प्ले कार्ड हाथों में लिए हुए उन्होंने माहौल को बचाने के लिए उस पर एक अहम मैसेज जो है वो लिखा गया था। And today we are present in this rally, and the motto of this rally is to make aware people about the drastic effect of the global warming and the drastic effect of the deforestation. People are responsible for this because they are making more and more pollution in this environment, and they are polluting this environment. And we are here to aware people about this effects and the scarcity of and we feel the scarcity of water, we feel the scarcity of the fresh air here, and more plants are decreasing here, and the glaciers are receding at an alarming rate. And I just want to say that my message for the people is to plant more and more trees and save the environment, and if they see any polluted thing in around them, they have to clean that. और ये रैली बस स्टैंड त्राल से बजूनी इंडोर स्टेडियम त्राल तक थी, और ये लगभग इस रैली में सब जो डिस्ट्रिक्ट में त्राल टाउन में प्राइवेट के गवर्नमेंट स्कूल आते हैं सभी ने शिरकत की, और आसपास के लोगों ने भी इसमें शिरकत की। इस रैली का यही मकसद था कि हम अपने आसपास को किस तरह अपने आसपास के माहौल को किस तरह साफ़ रखें, और हमें कौन से कदम उठाने चाहिए कि हम अपने आसपास के माहौल को साफ़ रखें। मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाना चाहिए और हमें पौधों को नहीं काटना चाहिए। सबसे पहले आज तो एनवायरमेंटल डे था, तो इस डे का मकसद यही है कि हम लोगों को कैसे अवेयर कर देंगे कि पोल्यूशन की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो पोल्यूशन रेट बढ़ने के साथ साथ ये जो जानवर, ये जो दरख्त या इंसानों पे जो असरात पड़े हैं, तो देयर इज़ अ ह्यूज ड्रास्टिक चेंज उनमें आई है।
तो यही मकसद है कि जो बच्चे हम उनको इस्तेमाल करें, उनके जहन को होशियार करेंगे कि उनका रोल क्या है समाज में, क्योंकि यही हमारे जो नेशनल बिल्डर्स है यही बच्चे हैं। अगर ये बिल्कुल प्रैक्टिकली ये इस्तेमाल हो जाएंगे, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, पोल्यूशन रेट बहुत ज़्यादा है और उसका मुताबिक क्या सोचेंगे कि ताकि पोल्यूशन रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, और ये जो हमारे गिरद नवा में जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, फ्लोरा एंड फाना को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, यही मकसद है जो एनवायरनमेंट डे थ्रू आउट वर्ल्ड मनाया जाता है। या ग्लेशियर का मसला है, या प्रेसिपिटेशन चेंज है ये जो पूरे वर्ल्ड में, या क्लाइमेटिक चेंज है, उसके बारे में अगर ये बच्चे इस्तेमाल हो जाएंगे भरपूर अंदाज में, तो इंशाल्लाह एक वक्त आ जाएगा ये जो रेस्टोरेशन ऑफ द ये जो पुरानी जो ग्रीनरी है, ये जो वेजिटेशन फुल लक्सरियस ग्रोथ ऑफ वेजिटेरियन, वो आसानी से वापस आ जाएगी। यही है, इसलिए हमने ये आज रैली निकाली है। सबसे पहले इट इज़ हाईली एंडोर्स्ड बाय तहसीलदार त्राल, तो हमने मेन टाउन से ये शुरू कर दी है अप टू द इंडोर स्टेडियम, और यहाँ से हम पैदल चले हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों ने हमको पूछा है कि मकसद क्या है, हम सब बच्चों ने यही जवाब दिया, मकसद ये है कि पोल्यूशन रेट ये जो बहुत ज़्यादा है, इसको हम ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स या कैसे कंट्रोल करेंगे। तो सबके जहनों में कहीं ना कहीं ये बात आई है कि ये जो हमारा जो पोल्यूशन, ये जो एनवायरनमेंट है उसमें। तो चलिए नाजरीन, उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।